ऑल राइट, हाई गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं द 6th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग इंस्टाग्राम लाइव शो राज की बात। एंड विथ मी टुडे इज इंडियाज मोस्ट पॉपुलर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर अरबट, जिनसे हम बात करने वाले हैं अबाउट द third wave. And I'm sure this would be one of the most interesting interviews people are looking for. People are waiting that third लहर कब आएगी, और अगर आएगी तो कैसे आएगी, नहीं आएगी तो अच्छी बात है कि न आए, लेकिन अगर आएगी तो कैसे आएगी और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको हो सकती हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can definitely ask. Really want to thank my sponsors, Chhatarpur Farms, the presenting sponsor. Also, Raj Ki Baat, the Instagram is in association with men's ethnic wear. Definitely, Ali Shan, and I really want to thank the one and only Lickster's ice cream, which is really helping the Nagpur brand grow when it comes to the ice cream, and of course, Ish Rathi, who heads the Apex Clinic. Dr. Sameer Arbat is just about to join, and he has joined. Yeah. Hi, Sameer. How are you? Hi. So, Sameer, Yeah. the question is the third wave coming? क्या third wave आएगी? Yeah. So there are contradictory views about will there be a definite third wave. There are few scientists who are basically clinicians. You must have seen Dr. Randeep Guleria from AIIMS and many others who have stated that there will be a third wave and we need to prepare well for it. But कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि there is no definite evidence कि थर्ड वेव आने ही वाली है. तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज है, बट हमें ये समझना जरूरी है कि जब हम बात करते हैं तो आर वी टॉकिंग अबाउट अ वेव, आर वी टॉकिंग अबाउट अ स्पाइक, और आर वी टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्मॉल आउटब्रेक. तो जब वेव की बात करते हैं तो ये बहुत डेफिनेट होता है कि ऑफ केसेस, बट एट द सेम टाइम जब हम एक स्पाइक की बात करते हैं या आउटब्रेक की बात करते हैं तो इट कैन बी अ रिलेटिवली स्मॉलर इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस. ऑल्दो वी शुड अंडरस्टैंड कि एक स्मॉल नंबर ऑफ इंक्रीज इज ऑल्सो वेरी डेंजरस व्हेन इट कम्स टू COVID-19. सो दिस बेसिकली डिपेंड्स कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं. हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो दूसरी लहर आई, इसने जो ये तहस नहस मचाया, इसने जो लोगों को डराया, इसने जो लोगों की जानें ली, इसने जो लोगों को एक ऐसे असमंजस में डाल दिया कि हमारा प्रशासन तैयार नहीं था, हमारे डॉक्टर्स तैयार नहीं थे, या हमारा देश पूरी तरीके से तैयार नहीं था इस किस्म की चीज के लिए. Samir, can you hear me? I think you have to rejoin. Okay, I'm just waiting. I'm so sorry that we are facing this technical issue, but then this happens with Instagram sometimes that you're not able to connect person. But टेक्नोलॉजी है, कोई बात नहीं. हम जूही चावला जैसे अमीर थोड़ी हैं कि 5G का बिल आ जाए और हम 20 लाख रुपए भर दें. Yeah. So I think so. Yes. Can you hear me now, Sameer? Yeah. Can you hear me? I can completely. Okay, I think so. ये टेक्नोलॉजी के issues है, and since you have taken the brave step of getting more people on your show through different platforms, you have now diversified from Facebook to Insta. तो starting में कुछ problems आने की गुंजाइश है, but आगे ठीक हो जाएगा. ये एक्चुअली एक सुनामी के पहले की ये शांतता है, तो ये ठीक है ना. So my Facebook is still on. Today I did 423. Yeah, I'm still on with Facebook. Yeah. Okay. So Sameer, the third wave. डरना चाहिए, घबराना चाहिए, परेशान रहना चाहिए, कैसे देखें इसको? आने वाली है, नहीं आने वाली है? हाँ, तो अब थर्ड वेव आने वाली है या नहीं आने वाली है,
प्रेडिक्टेबिलिटी में दोनों चांसेस है, शायद आएगी शायद नहीं आएगी, बट वी ऑलवेज गो टू एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। मतलब अगर हम गलती से ओवर एस्टिमेट करते हैं या ज्यादा सावधान रहते हैं तो भी ये फायदे का ही रहेगा, रादर देन द फैक्ट कि हम ये समझ लेते कि शायद थर्ड वेव नहीं आएगी, और हम अगर प्रिपेयर्ड नहीं रहे तो इसका जो नुकसान रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। बात करते हैं नॉर्मली डिजास्टर मैनेजमेंट की, जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज प्रेडिक्टेड रहती है, सुनामीज प्रेडिक्टेड रहती है या साइक्लोन्स प्रेडिक्टेड रहते हैं, तो उनकी जो इंटेंसिटी रहती है वो एक बार हिट करने के बाद जब सेकेंड इंटेंसिटी के बारे में जज किया जाता है, तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट and hope for the best. So even if the third wave might not come, even if the third wave might be much milder than the second wave, it is much important for the government, for the people, for the industry, for the healthcare sector, that we prepare for the worst, and we keep in mind that the third wave might be much more dreadful than the second wave. एंडेमिक और पेंडेमिक में फर्क क्या है? या तो जब हम बात करते हैं कोविड 19 के बारे में, और जब भी ये सवाल आता है ये फर्स्ट वेव है, सेकेंड वेव है, थर्ड वेव है, ये कब खत्म होगा, ये कैसे खत्म होगा, तो इसमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है। ये हमारे बेसिक्स है। जब कोविड 19 स्टार्ट हुआ था जनवरी फरवरी 2020 में, कुछ बातें थी, कुछ डेफिनेशंस थे जो बार बार न्यूज में आ रहे थे, जिनके बारे में डिस्कशन हो रहा था। आज उन बातों का इंपॉर्टेंस पहले से ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी हम उस समय जो भी अंदाजा लगा रहे थे, हम जो भी उस समय सोच रहे थे क्या हो सकता है, अभी हम उससे काफी आगे बढ़ गए हैं। तो इसी में बात आती है पैंडेमिक की, एंडेमिक की और एपिडेमिक की। तो पैंडेमिक एक ऐसी बीमारी रहती है जो एक समय पे दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज में रहती है। मतलब एट द सेम टाइम द डिजीज इज सीन in a lot many countries. That's why COVID-19 was declared as a pandemic somewhere around in February by the WHO, because पहले वो चाइना में था बट धीरे धीरे वो बढ़ के पैंडेमिक हो गया। तो दैट इज पैंडेमिक। उसके बाद आता है एपिडेमिक और एंडेमिक। तो एपिडेमिक इज अ डिजीज विच इज प्रेजेंट इन मोर देन वन प्लेसेस एट अ गिवन टाइम। मतलब सीमित समय के लिए एक से ज्यादा जगह पे अगर कोई बीमारी पाई जाती है तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। समझ लीजिए कि एक टाइम पे 3-4 कंट्रीज में साथ में अगर एक समय जब पोलियो पाया गया है, या किसी टाइम पे 3-4 कंट्रीज में साथ में अगर हमने मलेरिया पाया है, तो इसको हम कहते हैं एपिडेमिक। और फिर आता है एंडेमिक। एंडेमिक मतलब एक बीमारी सीमित जगह पे लंबे समय के लिए, लिमिटेड टू अ ज्योग्राफिकल एरिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे इंडिया और काफी सारे डेवलपिंग कंट्रीज में मलेरिया या ट्यूबरक्यूलोसिस जो है ये एंडेमिक है, ये हमेशा पाए जाते हैं। बट बहुत सारी डेवलप कंट्रीज में ये बीमारियां हमेशा पाई नहीं जाती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैंडेमिक, एपिडेमिक एंड एंडेमिक। तो अभी हमें ये देखना है कि कोविड 19 का पैंडेमिक आगे जाके एंडेमिक बनता है या नहीं। अगर हम बात करते हैं स्पेनिश फ्लू के बारे में, एक स्पेनिश फ्लू के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम काफी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड 19 का आगे क्या हो सकता है। बट डेफिनेटली ये पैंडेमिक किसी एक दिन जाके सडनली खत्म नहीं होने वाला है। इसको एक अपना समय लगेगा, एक प्रोसेस लगेगा, जिसमें शायद ये कुछ कंट्रीज के लिए एंडेमिक भी हो सकता है। जब हम म्यूटेंट्स की बात करते हैं, कोरोना वायरस के म्यूटेंट्स की जब हम बात करते हैं, तो कोई कहता है कि 5 म्यूटेंट्स है, कोई कहता है 8 है, कोई कहता है 11 है। कैसे देखें इसको? पहले तो समझते हैं कि म्यूटेंट्स क्या होते हैं और कोविड 19 के वायरस के म्यूटेंट्स क्या है। तो जब भी हम कोविड 19 की बात करते हैं तो बीमारी का नाम है कोविड 19। द डिजीज इज कॉल्ड कोविड 19। द वायरस इज SARS-CoV-2। In December 2019 it was called the novel coronavirus, but eventually it was named by WHO as SARS-CoV-2। इसके पहले भी कोरोना वायरस हो चुके हैं। कोरोना वायरस एक वायरस की फैमिली का नाम है, जिसमें से एक अभी जो वायरस है वो SARS-CoV-2 है। इससे पहले भी वायरस हो चुके हैं, जिसमें से एक सार्स वायरस था जो साउथ एशिया में पाया गया था 2002-2003 में।
एक MERS वायरस था, मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो 2012-2013 में मिडिल ईस्ट में पाया गया था। तो ये वायरसेस है। वायरस एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं जो माइक्रोस्कोप में मिलते हैं, और ये लाइव और डेड के बीच में आते हैं। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमेशा एक होस्ट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। जब ये किसी होस्ट के बॉडी में जाते हैं, हो सकता है वो एनिमल हो सकता है वो ह्यूमन हो, तब ये लाइव हो जाते हैं और ये हमेशा म्यूटेट होते रहते हैं। कुछ वायरसेस का म्यूटेशन जो है वो कुछ घंटों में होता है, कुछ वायरसेस का म्यूटेशन कुछ महीनों में होता है। समझिए अगर आपकी सूटकेस को एक न्यूमेरिकल लॉक है, रोटेशनल लॉक है, और वो हर कुछ दिनों में अपना कॉम्बिनेशन चेंज करते रहता है, तो उसी तरीके से वायरसेस अपना जो DNA प्रोटीन अंदर जो रहता है, ये हमेशा खुद का कंपोनेंट्स जो है ये चेंज करते रहते हैं। इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। दिसंबर 2019 में जो वायरस चाइना में पाया गया था, उसे स्लाइट म्यूटेशन होने के बाद वो वायरस फरवरी और मार्च में फिर से पाया गया। और जैसा हम अभी समझते हैं कि उस टाइम का जो वायरस का म्यूटेंट इंडिया को हिट किया था, उसके कंपैरिजन में 2021 में जो वायरस ने हिट किया है, वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा डेंजरस है। तो अभी आप कह रहे हो कि इसके 4 वायरस है, म्यूटेशन है, 5 म्यूटेशन है। तो यस, वायरस जो है वो म्यूटेट होता है। एट द सेम टाइम अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड वेदर भी इसकी म्यूटेशन वेरी करते हैं। हो सकता है आज इंडिया में X म्यूटेंट हो, यूके में X1 म्यूटेंट हो, साउथ अफ्रीका में X3 म्यूटेंट हो, यूएस में X4 म्यूटेंट हो। ये सब वेरिएशंस रहते हैं एक वायरस के। हो सकता है आज इंडिया में जो म्यूटेंट है, आफ्टर 2 मंथ्स इससे एक कोई अलग मे बी सीवियर या माइल्ड म्यूटेंट रहेगा। तो इसे हम म्यूटेंट्स कहते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है वायरस के डेवलपमेंट का। कभी कभी ये म्यूटेंट ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं, कभी कभी ये पहले से थोड़े से माइल्ड हो जाते हैं। ये सारे डिफरेंसेस रहते हैं। अभी जो एक यूके में प्रेडिक्ट किया जा रहा है थर्ड वेव के बारे में, उसे ये लोग इंडियन म्यूटेंट कह रहे हैं। एंड देयर हैज बीन अ वेरी बिग अप्रोर रिगार्डिंग द फैक्ट कि उस म्यूटेंट का नाम इंडियन म्यूटेंट रखा है। तो WHO इज ट्राइंग कि इन म्यूटेंट्स का नाम हम इनके न्यूमेरिकल से जाने। जो इंडियन म्यूटेंट है वो बेसिकली B1617 है। जो यूके वेरिएंट है वो एक्चुअली B117 है। ये बहुत डिफिकल्ट नेम्स है, but there is a sociological issue related to giving names to any virus or disease according to the origin of the country. जैसे ही इस वायरस को इंडियन म्यूटेंट कहना शुरू कर दिया है, तब से साउथ ईस्ट एशिया में, सिंगापुर में एंड यूके में देयर हैव बीन केसेस ऑफ प्रेजुडिस एंड वायलेंस अगेंस्ट पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। सिमिलरली लास्ट ईयर लोगों की बहुत जिद थी कि हम कोविड-19 वायरस को चाइना वायरस कहे, जिसकी वजह से भी काफी सारे चाइनीज लोगों को चाइना के बाहर जो रहते हैं उनको काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। तो WHO की कोशिश है कि इन वायरसेस को हम जब भी म्यूटेंट्स को नाम देते हैं तो इनको हम कंट्रीज के हिसाब से नाम ना दे। और अभी काफी सारे म्यूटेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जो लोकल कोविड है और जो ग्लोबल कोविड है, इसको कैसे देखें? मतलब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ लोकल कोविड एंड अ ग्लोबल कोविड? लोकल एंड ग्लोबल कोविड की जब हम बात करते हैं तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक थियरी है विच वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। लैंसेट जर्नल जो है, जो वर्ल्ड्स मोस्ट रिनाउंड जर्नल है, जहाँ बहुत रेयरेस्ट एंड मोस्ट अकम्प्लिश्ड आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, तो वहां पे एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कोविड-19। बेसिकली कोविड-19 का आगे फ्यूचर क्या है। तो उसमें एक वर्ड पे उन्होंने काफी स्पेसिफाई किया है दैट वी हैव टू कंसिडर अ ग्लोबल अप्रोच इंस्टेड ऑफ अ लोकल अप्रोच। इवन इफ एनी कंट्री इज एबल टू कंप्लीटली कंट्रोल कोविड-19 इन देयर ओन कंट्री, they will never be free of COVID-19 unless and until all countries are free of COVID-19. So when it comes to vaccination, when it comes to medication, when it comes to protocols of social distancing, when it comes to protocols of policy changes, we have to go on a global scale, not on a local scale. अगर आज इंडिया में completely COVID-19 चले जाता है, बट यूके या यूएस या किसी भी कंट्री में कोविड-19 एग्जिस्ट करता है, तो इंडिया में फिर से
उस वायरस का आना जरूरी है. So what they are suggesting is that we have to fight COVID-19 on a global level, not on a local level, because all the efforts that are being put on a local level will eventually fail unless and until the complete world is free of COVID-19. जिस तरह से पहला साल जो था वो पूरा लॉकडाउन था, इंडिया लॉकडाउन था। दूसरे साल में हमने केसेस बहुत ज्यादा देखे, लेकिन पहले साल आप काम कर रहे थे क्योंकि आप शहर के सबसे बड़े पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। आपके पास सबसे ज्यादा पेशेंट्स थे कोरोना वायरस के। तो ये जो पहला और दूसरा वेव जो था, इसको अगर हम कंपेयर करें तो आपने क्या डिफरेंस देखा? अभी क्योंकि सेकेंड वेव जो है वो मेजरली डिक्लाइन पे आ चुका है इंडिया के मैक्सिमम पार्ट्स में, तो काफी सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश हो गई है, मतलब वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है. व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट वेव एंड द सेकेंड वेव, clinically when I talk as a clinician, as a doctor, so the differences that we saw between the first wave and the second wave included the fact that the first wave definitely was relatively milder, but we were not well prepared. So उस टाइम का जो कोविड-19 का इन्फेक्शन था वो इतना सीवियर नहीं था, बट हमारी तैयारी कुछ खास नहीं थी क्योंकि किसी को पता ही नहीं था. Second wave में we were very much prepared, but the virus and its mutant was so dreadful that the outcome was more worse than the first wave. एक बहुत बेसिक हो गया है फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच का डिफरेंस. स्पेसिफिकली बात करें तो फर्स्ट वेव में ज्यादा से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स या ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको ज्यादा कोविड-19 सीवियर फॉर्म में देखा गया था. जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, उनमें कोविड-19 की केसेस काफी कम थी, जो थी वो बहुत माइल्ड थी. मैक्सिमम यूथ को हमने होम ट्रीटमेंट पे ही ठीक किया था. सेकेंड वेव में ऐसा नहीं था. सेकेंड वेव में भी सीनियर सिटीजन ज्यादा अफेक्ट हुए, बट एट द सेम टाइम जो यूथ है उनको काफी लोगों को जरूरत पड़ी है इंजेक्शंस की, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है. एंड एट द सेम टाइम सेकेंड वेव में लोगों का रिकवरी पीरियड ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज था ऑन एन एवरेज, जो फर्स्ट वेव में ऑन एन एवरेज वॉज 5 to 7 days. So there was a major difference in the recovery period in the first wave and the second wave. Another point was the number of deaths that were seen were more during the second wave, considering that the preparedness that we have. We knew more about the medication, we knew about the hospital preparedness and the technical advancement that was required, but still the deaths were pretty much more during the second wave compared to the first wave. These are points from the clinical point of view. Otherwise administrative point of view, we've all seen oxygen requirement बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. There was not great difficulty in acquiring oxygen during the first wave, but second wave saw a complete collapse in the demand and supply ratio for the oxygen. There was a major crisis in availability of medications during the second wave. This might be because of the number of cases, this might be because of the increased severity, this might be because people did hoard medicines with themselves. The reasons are very different, but oxygen supply, medication, at the same time, second wave mein we had more people vaccinated, whereas we had 0 people vaccinated when the first wave hit us. So these were the major differences between the first wave and the second wave. The artificial respiration, the artificial oxygen जो दिया गया, उसके बाद जो पेशेंट्स एडमिटेड थे उनको जब ये ऑक्सीजन का प्रेशर आया, उसके सडन बाद ये पता चलता है कि कोविड के बाद अब जो उनको सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय उनके लिए है वो है ब्लैक, व्हाइट एंड येलो फंगस. या तो अगर क्या ये बात पता थी कि इस किस्म की चीज आएगी, ब्लैक, व्हाइट एंड येलो फंगस, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना भी एक रिस्की मेथड हो जाएगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस जो है ये मेरे हिसाब से डॉक्टर्स के लिए भी उतने ही इंट्रिगिंग है जितने आपके लिए है. पहले बात करते हैं कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन या ऑक्सीजन सपोर्ट की वजह से लोगों को ब्लैक, व्हाइट एंड येलो फंगस पाया गया है. So as far as the medical community is concerned, there is still no definite evidence that mucormycosis or what we call as the black fungus is caused due to steroids or it is caused due to artificial oxygen support.
The reason being, there are some diseases, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें सालों साल स्टीरॉयड मेडिकेशन दिया जाता है. जो रिमेटिक बीमारियां रहती है, जो रिमेटोलॉजिस्ट रहते हैं, उनकी मेडिकेशन जो पेशेंट्स रहते हैं उनको कम से कम 4 या 5 साल तक कंटिन्यूअसली स्टीरॉयड दिया जाता है. बट उनमें म्यूकोरमाइकोसिस देखा नहीं जाता. On a very similar front, we have a lot of patients of ILD, interstitial lung disease, जिनको at least 4 to 5 years के लिए हम रेगुलरली 24 आवर्स ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं. ये वो लोग रहते हैं जो घर पे हमेशा व्हील चेयर पे रहते हैं या बेड रिडन रहते हैं. इनको हमेशा एक नेजल ट्यूब लगा रहता है जिससे 1 to 2 लीटर्स ऑक्सीजन दिया जाता है. आपने काफी सारी मूवीज में भी देखा होगा कि ऐसे कैरेक्टर्स रहते हैं. तो लोगों को ऑक्सीजन लॉन्ग टर्म के लिए कई सालों के लिए इससे पहले भी दिया गया है, but it has never been seen that they had mucormycosis, which means that there is a direct relationship between mucormycosis and COVID-19. जी. What is the relationship? This will be understood in the coming months with more research and more studies. But as of now, there is no very definite evidence कि इसकी वजह से ही mucormycosis हुआ है. इसके बाद बात करते हैं कि ये पहले से किसी को पता था या नहीं. डेफिनेटली नोबडी न्यू कि कोविड-19 का जो भी मेडिकेशन होने वाला है उसके बाद आगे आउटकम क्या होगा. अनदर थिंग, वॉट एवर वी आर सीइंग इन कोविड-19 इज ऑल इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, EUA. All the medications and vaccines that have been authorized for COVID-19 have been given a green signal on a very short notice because we don't have the time to go for randomized control trial. हम एक ट्रायल नहीं कर पा रहे हैं जिसमें एक मेडिसिन या ऑक्सीजन की जो सपोर्ट की जो ट्रीटमेंट है इसको हम 1000 पेशेंट्स को 2 साल के लिए दे, 1000 पेशेंट्स को ना दे, दोनों में कंपैरिजन करके देखे कि इसका क्या एडवांटेज है क्या नहीं. हमारे पास टाइम नहीं है. WHO ने इमरजेंसी में सारी मेडिकेशंस जो अप्रूव की है वो दिए जा रही है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके कोई पेशेंट को इमीडिएट डेथ का थ्रेट है, मतलब आपके पेशेंट का ऑक्सीजन बहुत कम हो रहा है और उनको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट से उनकी जान बच सकती है, तो आप म्यूकोरमाइकोसिस के प्रेडिक्शन के लिए उस समय उनका ऑक्सीजन सपोर्ट रोक नहीं सकते. सो यू हैव टू ऑलवेज बैलेंस द रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो, एंड एट द सेम टाइम nobody was prepared that there will be a sudden surge in number of mucormycosis cases. ओके, सो 2 सवाल आए हैं. आई एम आरजू 619 से. दोनों ही इंटरेस्टिंग सवाल थे. जनरली समीर होता ही है कि वी गेट द व्यूअर, वी गेट द पर्सन लाइव ऑन द शो एंड ये शो का फॉर्मेट है कि वो आपसे डायरेक्टली बात करता है. बट आरजू इज नॉट एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट. तो मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ, हाउ इज दी प्रेजेंटली अगर देखें तो हाउ इज दी ऑक्सीजन सप्लाई in Nagpur, and what do you think in the future, will it be enough for the coming third wave, अगर third wave आती है तो? Okay, so I have a very boring answer to this question that this is basically an administrative issue. Any statement coming from my side would be beyond my jurisdiction and the information that I have. But yes, definitely with the passing days, both the government and the hospitals are better prepared. The oxygen supply has been ramped up. There has been more focus on producing more oxygen, making it more available. So yes, definitely whenever we have another surge or a spike or an outbreak or maybe a third wave, we will have better preparedness with oxygen. But my worry is we might be short on something else other than oxygen, because this was not a worry during the first wave. There was a new worry during the second wave, which was oxygen and a few medications. So there might be something else that we might require more during the third wave. Alright. एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कार्तिकेय 7 ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है फॉर ब्लैक फंगस कि हाउ आर द केसेस कमिंग लाइक फॉर ब्लैक फंगस विदाउट हैविंग कोविड, सम केसेस लाइक म्यूकर एंड कोविड एट द सेम टाइम and no post-COVID detection at the same time. Okay, so mucormycosis is fungal infection which has been always around. ये हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम दिख रहा है. Because it is related to COVID-19 and there has been a sudden increase in the number of cases. That's why it's out in the media. And whenever it's out in the media, people feel that it's new. But as doctors, we've been treating it since a very long time. Usually, it is found in the soil.
एंड प्लांट्स, वहां से ये ह्यूमंस में आता है। यूजुअली लोगों को जब स्किन में कट रहता है या स्किन में कोई ओपनिंग रहती है, उससे ये फंगल इन्फेक्शन होता है। मेजरली ये इन्फेक्शन स्किन में पाया जाता है एंड ये उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम है, मतलब जिन लोगों को या तो पहले से डायबिटीज है, या जो लोग कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, या जिन लोगों को कोई कीमोथेरेपी या ऐसी मेडिकेशन चल रही है जिससे इम्यूनिटी कम होती है। So that is basically mucormycosis. COVID-19 में the number of cases have increased. The number of cases of mucormycosis during the second wave were almost 40 times more than the first wave. Does not mean that there was no mucormycosis during the first wave. There were cases of COVID and mucormycosis. Now what we are seeing is definitely a sudden increase in number of cases. The focus is on people having COVID-19 and mucormycosis at the same time, and people who had COVID-19 1 month or 2 months ago and having mucormycosis now. तो ये दोनों का एक डिफरेंस देखा गया है। डेफिनेटली केसेस बढ़ी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस वो है जिन लोगों को नेजल कैविटीज में म्यूकोरमाइकोसिस देखा गया है। इन लोगों को जनरली हेडेक या तो फिर कंप्लेंट्स ऑफ द नोज, पेन इन टीथ या कंप्लेंट इन द फेस एरिया, ये मैक्सिमम देखा गया। बट एट द सेम टाइम हमने काफी लोगों को ट्रकिया में, मतलब एयरवेज में भी म्यूकोरमाइकोसिस देखा है। तो द नंबर ऑफ केसेस आर डेफिनेटली देयर, and there are patients who are having it right when they are having COVID-19, and there are more number of people who have completely been cured of COVID-19 and are being seen as mucormycosis as a part of post-COVID. I did an interview with you wherein exclusively you said कि early detection अगर कोविड के टाइम पे हो जाए तो वो बड़ा मददगार साबित होता है। बट क्या ये अर्ली डिटेक्शन ब्लैक फंगस और येलो एंड व्हाइट फंगस के दौरान भी कारगर साबित होता है, अर्ली डिटेक्शन? अर्ली डिटेक्शन ऑलमोस्ट सभी बीमारियों के लिए गिव्स यू एन एडवांटेज ऑफ 100 times than a late detection. When we talk about cancer, when we talk about any viral infection, bacterial infection, the sooner it is detected, the better the treatment is and the better outcome of the treatment there is. But it is almost impossible to predict or to detect any cases of mucormycosis or aspergillosis or candida infection. Basically we are talking about black, white, yellow, orange, blue, green, whatever media जो भी नाम देना चाहे. But it is very difficult to predict or to test. There are limited tests like a CT scan or an MRI which will give you an idea कि आपको ये इनमें से कोई infection है या नहीं. But then not everybody can go and do CT scan and MRI. There we always have to have a clinical suspicion. So it's not that easy कि आप किसी भी patient को एकदम से पहचान सकते हैं कि इनको कोई इनमें से fungal infection है. There's one more question Kartikeya has asked. I think ये जवाब मैं भी कहीं ना कहीं सोच रहा था कि मैं आपसे पूछूं कि how long should anticoagulant therapy should continue post COVID where the D dimer is less 1000? Okay. फेयरली कॉमन क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं कि उनको या उनके पेरेंट्स को या फैमिली मेंबर्स को ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं. ब्लड थिनर्स आर बेसिकली एंटीकोएगुलेंट्स, ऐसी मेडिसिन जो आपके ब्लड में क्लॉट्स या किसी भी तरीके की जो गठान है वो बनने से प्रिवेंट करते हैं. तो ये मेडिकेशंस पेशेंट्स को तब दिए जाते हैं जब उनका कोविड-19 का ट्रीटमेंट शुरू रहता है और उसके बाद में फिर उनको यही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए एडवाइस किया जाता है. तो हमेशा ये एक क्वेश्चन आता है पेशेंट्स की तरफ से कि हमने ये 15 दिन लेना है या 1 मंथ लेना है या 2 मंथ लेना है. तो इसके मेरे पास 2 जवाब है. पहला है कि जो आगे का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल पिक्चर, अकॉर्डिंग टू द बायोकेमिस्ट्री वैल्यूज, यानी ब्लड टेस्ट में क्या आता है, एज ऑफ द पेशेंट, द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज एंड एनी कोमॉर्बिडिटीज दैट द पेशेंट हैड. पेशेंट को ऑलरेडी पहले से ही कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज है या ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यूज है, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इश्यूज है या नहीं. तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. एंड इफ यू जेन्युइनली वांट टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप 12th के बाद नीट की एग्जाम दीजिए. नीट की एग्जाम के बाद आप एमबीबीएस में एडमिशन लीजिए, घिस घिस के एमबीबीएस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप एमडी कीजिए, एमडी करके डॉक्टर बन जाइए,
और फिर उसके घिस घिस के काम कीजिए और उसके बाद फिर आप और प्रेजेंटेशंस अटेंड कीजिए और फिर कोविड को ट्रीट कीजिए और शायद आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आएगा कि एंटीकोएगुलेशन थेरेपी कितने दिन देना है या नहीं. Honestly speaking, all of us, we are not very sure about any of the treatments of COVID-19. We are just जी. trying which is the best possible option we have in our hands. मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जब लॉन्ग कोविड की हम बात करते हैं या पोस्ट कोविड की हम बात करते हैं, थर्ड वेव की बात करें, लेकिन मैं चाहता हूँ एक छोटी सी आप एक राय या एक व्यू अपना दें ऑन लॉन्ग कोविड एंड पोस्ट कोविड. Okay. So long COVID or post COVID is basically a clinical definition for people जिनको COVID हो चुका है. They have passed a very arbitrary period of 10 to 15 days of getting treated of COVID, but they are still showing symptoms or clinical manifestations which started with COVID and now are not related to the viral infection directly. तो long COVID और post COVID second wave के बाद बहुत common है. Although the number of cases have gone down, the number of fresh cases, people who have come COVID positive recently have gone down, but the number of patients who are having complications of COVID, basically people having post-COVID or long COVID, are still many. A lot of the ICUs are still filled with patients who are having long COVID, post-COVID. जब भी COVID-19 जाएगा, मतलब COVID-19 pandemic जब जाएगा, उसके बाद we will have to face another pandemic which will be long COVID और post-COVID. इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है ये काफी ज्यादा है. कंट्री टू कंट्री डिफर कर रहे हैं. यूके ऑलरेडी हैज केसेस ऑफ पोस्ट कोविड पीडियाट्रिक कॉम्प्लिकेशंस, मतलब ऐसे बच्चे जिनको कोविड-19 हुआ था 3 मंथ्स 4 मंथ्स हो गए हैं, अभी उनको स्कूल में फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त, भागा दौड़ी करते वक्त डिफिकल्टी आ रही है, उनके लंग फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं. देयर इज पीडियाट्रिक पोस्ट कोविड एलोपेशिया, मतलब ऐसे बच्चे जिनको कोविड के बाद हेयर फॉल देखा जा रहा है. तो ये तो बहुत छोटी बातें हैं. लोगों को पोस्ट कोविड में हार्ट के इश्यूज है, लिवर के इश्यूज है, ब्रेन के इश्यूज है, लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, लोगों को पैरालिसिस हो रहा है, स्ट्रोक आ रहा है. तो पोस्ट कोविड इज द नेक्स्ट चैलेंज दैट वी विल सी आफ्टर वी कैन एक्चुअली गेट कंट्रोल ओवर कोविड इटसेल्फ. We have a viewer who would join in a sec, I guess. उनका एक सवाल था तो मैंने उनको लाइव ले लिया. His name is he's an anchor. His name is Aniket. Hi, Aniket. Hi, Raj Bhaiya. Hi, Am I audible? Hi. Yeah, Yes, Samir you sir. are. Okay. Yes. Raj Bhaiya, thanks for taking me live. Samir sir, as I see, मतलब जब ये कोविड जब हुआ था हमारा सब कुछ, so जो भी कंट्रोल के बाहर था सब कुछ, सेकेंड वेव जो भाई कंट्रोल के बाहर था सर. तो एक इंसिडेंट मेरे साथ हो जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि एक पर्सन है, उस टाइम पे हम जस्ट ऑक्सीजन की किल्लत थी, सब कुछ थी, तो वी आर जस्ट फॉरवर्डिंग सम नंबर्स कि भैया यहाँ से ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा, इन सारी चीजें. सो वन पर्सन कॉन्टेक्ट मी दैट कि भैया मुझे ऑक्सीजन की किल्लत है, तो आप मुझे बताइए. आई सजेस्ट हिम नंबर एंड ही वाज जस्ट सेइंग कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा सर. सो अनदर डे, उसके दूसरे दिन मैंने उसको पूछा कि सर आपको ऑक्सीजन मिल चुका है. सो दैट ही वाज सेइंग दैट कि पेशेंट तो अभी चल बस गए, खत्म हो गए. So that's what incident मुझे जो फील हुआ. And before some days someone commenting on doctors like क्यों ऑक्सीजन के पीछे पड़े हो, अगर आप अनुलोम विलोम करते रहते तो आप बच जाते. And that's all that rubbish comments on doctors. And some days before doctors protest against that person, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, all we are know about him. So what you feel sir, मतलब मैं आपका फीलिंग जानना चाहता हूँ कि if suppose अगर someone, आपने इतना सब कुछ किया, लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, अपनी लाइफ रिस्क में डाली, कोरोना के लिए आपने इतना सब कुछ किया, एंड आपने जैसे कहा आपने घिस घिस के इतना मतलब प्रिपरेशन किया डॉक्टर्स के लिए, मतलब एमबीबीएस किया, सब कुछ किया. बट सर इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर ऐसे कमेंट्स आते हैं डॉक्टर्स के ऊपर और ऐसे सारी चीजें सुनने को मिलती है सर, सो व्हाट डू यू फील अबाउट इट सर? आई थिंक ये बहुत डॉक्टर समीर अरबट के लिए बड़ा करीबी सवाल होगा, क्योंकि जब पेंडेमिक चल रहा था, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि डॉक्टर समीर अरबट को बहुत अभी कुछ ही समय हुआ है कि उनको एक बहुत खूबसूरत बेटा हुआ है, एंड ही हैज नॉट बीन एबल टू मीट हिम सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज पूरा कोविड का दौर था. तो सर आपके ये पूरे बल को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छल से लपेटा जा रहा है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? I think so. We have majorly deviated from the third wave, but ठीक है.
हर एक, जैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है वैसे हर एक क्वेश्चन जरूरी होता है. जब भी हम एज अ मेडिको टॉक देते हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर या अवॉइड नहीं करते हैं. I think this is fairly a very political scenario. People or stakeholders who are involved in this situation have very different gains. Basically, as a doctor, I don't think it matters to me ऐसा कोई statement आता है तो genuinely makes no difference because कल सुबह मुझे उठ के काम पे जाना है और वही चीज करनी है जो मैं कल कर रहा था. अगर कल को से फॉर एग्जाम्पल कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आके अगर बोलता है कि डॉक्टर्स आर द बेस्ट, आप डॉक्टर्स को भगवान मानो, उनकी पूजा करो, ताली बजाओ, थाली बजाओ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. और अगर कोई कहता है कि आप क्यों डॉक्टर की बात सुन रहे हो, आप XYZ चीज कर लो, कोई एक्सरसाइज कर लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. बिकॉज इवेंचुअली हमारे सामने जब पेशेंट आएगा तो उसे हमने वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हम पहले कर रहे थे. बहुत इमोशनल होके या बातों को बहुत ज्यादा दिल के पास लेके या सेंसिटिव होके वैसे भी कोई मतलब नहीं होता है. बट यस, आई वुड से कि जब कोई ऐसा स्टेटमेंट करता है तो उस व्यक्ति को जब रिस्पॉन्स मिलता है तो वो अपने स्टेटमेंट करने के उद्देश्य में सक्सेसफुल हो जाता है. सच बात. So all the revolt and all the unhappiness that was expressed regarding this statement actually brought the statement in the front light, in the forefront More on a national light. level. Yeah. And something which was basically very insignificant has now gone to a very significant level where people are now genuinely questioning the authenticity of medicines and allopathy. तो आई थिंक सो एक बहुत अननेसेसरी टॉपिक बाहर आ गया है. आई वुड लव टू डिबेट विद समबडी एग्जैक्टली व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग, बट अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड कल को अगर आपके आसपास किसी को ये बीमारी हो जाती है तो विल यू टेक द चांस ऑफ नॉट विजिटिंग अ डॉक्टर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. आई थिंक जब असलियत आती है तो ये सारे जो बहस के मुद्दे रहते हैं ये बाजू हट जाते हैं और हर कोई खुद का फायदा देखता है, खुद की जान बचाने को लगता है. जितने भी लोगों ने ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस हमेशा प्रमोट की है, ये सब लोग खुद की ट्रीटमेंट के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जाते हैं, यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं, दिल्ली के सबसे महंगे हॉस्पिटल्स में जाके करोड़ों का खर्चा करते हैं. बट जब इनको खुद का प्रोपेगेंडा या खुद की कोई भी प्रोडक्ट सेल करना रहता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, आर वी टॉकिंग अबाउट समबडी हु इज हैविंग एनी थियरी और एनी strategy on scientific basis, or are we talking about a businessman? So when a businessman is selling his product, he will sell it at a maximum profit. Are you a part of giving him that profit or not is the question. Other than that, कोई ये बोल रहा है कि डॉक्टर्स ने ये किया वो किया, genuinely makes no difference. एक बात है अनिकेत, मैं आपको बोलूंगा कि ये बात लोकसभा में उठी थी तो एक नेता ने कहा था, मध्य प्रदेश के ये थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने बात की लोकसभा में की थी कि भोपाली जरूरी नहीं है, भोपाल जरूरी है ना. तो आई थिंक मुद्दे की बात जो है वो यही है जो डॉक्टर समीर अल्बर्ट ने की. लेकिन आपने अपना सवाल पूछा, आई होप आपको जवाब सही मिला and you happy with it. Sure. Yes, sir. Thank you so much for joining. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Sameer, I wanted to ask you this कि अब थर्ड वेव के यू नो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब पे बहुत कुछ चल रहा है, लोगों का दिमाग खराब हो चुका है इस बात को लेके. एक तरफ डर है, खौफ है, परेशानी है, अनलॉक हो रहा है देश, शहर अनलॉक हो रहा है, क्या करें? आखिरी सवाल है, क्या करें? ओके, क्या करें? मैंने ये इंटरव्यू के स्टार्ट में कुछ बातें बोली थी विच आई सेड आर रिलेटेड टू द फ्यूचर ऑफ कोविड-19. उसमें से एक बात मैंने कही थी पैंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक. इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्पेनिश फ्लू के बारे में. द थिंग इज मैक्सिमम क्वेश्चंस टू योर फ्यूचर आर इन योर हिस्ट्री. सो बेसिकली आप अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो you might get answers to a lot of things that might happen in the future. तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेनिश फ्लू के बारे में. स्पेनिश फ्लू started somewhere in 1918, 1919 at different places in the world, and it was basically an H1N1 virus जो वापस 2009-2014 में फिर से देखा गया था.
जिसका पहला मतलब ये है कि एक वायरल इन्फेक्शन बार बार वापस आ सकता है. जी. That viral infection had a very mild first wave but a very dangerous second wave, जिसका मतलब ये है कि waves हमेशा differ करती है. It is never the same, it is never same criteria for all the countries, all the people, all the places. थर्ड पॉइंट ये था कि उस टाइम पे ऑलमोस्ट 500 मिलियन लोग इससे इन्फेक्ट हुए थे और ऑलमोस्ट 50 मिलियन डेथ्स हुई थी, which again means कि the number of cases and the number of deaths can go up, can go down depending on time and the place. एक और बात स्पेनिश फ्लू के बारे में जो बहुत मेजरली नोट की गई थी कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था एंड politically the number of cases and the severity of Spanish flu was kind of underreported and not brought out to the people, which caused a lot of damage. Basically उसकी वजह से number of cases बढ़ गई, number of deaths बढ़ गए. So whenever there is a natural calamity, whenever there is a pandemic, there are a lot of factors related to political discourse going on around the world. That is the same case even right now. So we have to take that into consideration. There were a lot of deaths which were attributed to war. बहुत सारे लोगों की जो डेथ्स हुई थी उनको ये माना जा रहा था कि वर्ल्ड वॉर की वजह से सोल्जर्स की डेथ हुई है. बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि क्योंकि उस समय पे सैनिटेशन ठीक नहीं था, वर्ल्ड वॉर की वजह से ओवर क्राउडिंग हो रहा था, जो कैंप्स थे वहां ज्यादा लोग थे इसलिए डेथ्स ज्यादा हो रही थी. This was an outcome of the Spanish flu. The Spanish flu took a very good 3 to 4 years to come to a decline. So, which means that maybe COVID-19 might take a longer time. Coming back to the first point that I mentioned, which is basically pandemic, epidemic, endemic. जब हम बात करते हैं H1N1 के बारे में, तो H1N1 was again seen in 2008, 2009, and after that H1N1 So जब हम स्वाइन फ्लू के बारे में बात करते हैं, lot of people don't know because that time it was not in the news. So 2014 we saw a lot many cases of swine flu. Are actually filled with swine flu cases. Months from October 2014 to March 2015, our ICUs were jam packed with swine flu cases. And आज भी हम कोविड आने तक once a week स्वाइन फ्लू के केसेस देख रहे हैं. एवरी वीक एक या दो, जिसको हम इक्का दुक्का केसेस कहते हैं, वो आते रहते हैं, which means that viral cases will continue. There is a fair chance that COVID-19 might become endemic. मतलब COVID-19 हमेशा हमारे साथ रहेगा. ये हो सकता है कि उस टाइम पे नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो जाए, उस टाइम पे हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी है वो इतनी डेवलप हो जाए कि उस टाइम जो कोविड-19 रहेगा वो काफी माइल्ड रहेगा. मतलब 2-3 साल बाद अगर आपको कोविड-19 होता है तो आप 2-4 दिन के लिए दवाई लेके ठीक हो जाते हो, और यही सब लोगों के साथ होता है. इसकी भी पॉसिबिलिटी है, बट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि एक दिन आएगा जिस दिन कोविड-19 पूरी दुनिया से जीरो हो जाएगा. कभी भी एपिडेमियोलॉजी में बीमारियां ऐसे खत्म नहीं होती है, उसको एक टाइम लगता है. या तो बीमारियां एंडेमिक हो जाती है, या तो बीमारियां आगे जो है आगे जाके म्यूटेशन की वजह से माइल्ड हो जाती है, सीवियर हो जाती है. whichever we look at it, we have to prepare for the worst, which means we have to prepare for the third wave. We have to consider there might be a third wave. First wave के बाद there was a major relaxation from people when it came to precautions that were being followed for COVID-19. As I had discussed last time, there is something called high risk behavior and low risk behavior. High risk behavior is basically you not wearing a mask, going to a shopping mall, spending hours over there and buying something which is very unnecessary. Low risk behavior is you wearing a mask, going out, buying grocery, although you cannot avoid people in the grocery store, but you have to do it. This is a low risk behavior. And high risk behavior, जैसे ही wave कम होती है लोगों का high risk behavior बढ़ जाता है, which itself is a cause for the next wave coming. So we have to prepare for a third wave and stick to low risk behavior, stick to very high levels of precautions, wear your mask, maintain social distancing.
and at the same time you have to wash your hands regularly and get yourself vaccinated as and when you get your chance. Avoid any false and unnecessary information that you get either on WhatsApp or through YouTube और थ्रू फेसबुक. आप सबने ये याद रखना चाहिए कि जो भी फालतू बातें आपने अक्टूबर नवंबर में सुनी थी, आज उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, बट उस समय बहुत केओस और बहुत सारा पैनिक क्रिएट हुआ था. आज भी जो वैक्सीन को लेके बातें हो रही है, शायद यू माइट नॉट सी द सेम डिस्कशंस आफ्टर 2 months or 3 months, but you will miss your vaccination shot just because of some nonsense that is being spread on WhatsApp. So stick to your basic, get information from very validated sources. Don't cause chaos or panic. Somebody had asked this question in the chat, basically, which I saw. Was there an actual shortage of oxygen, or was it because people were in panic? So there was a shortage of oxygen, but at the same time, personally as doctors, we have seen, मैंने खुद ने देखा है कि लोगों ने डर के मारे कॉल कर करके हॉस्पिटल्स को बोला है कि हमें आईसीयू बेड चाहिए. Whereas maybe the patient did not require ICU bed, maybe the patient just required a normal bed without oxygen. So when frantically people were calling throughout the day, and as we had a discussion with the mayor of Nagpur city, he had explained very nicely कि एक आदमी जब 10 लोगों को कॉल करता है कि भाई मेरे लिए ऑक्सीजन बेड या एक आईसीयू बेड ढूंढ लीजिए, तो वो 10 लोग और 10 लोगों को बताए. 100 लोग हॉस्पिटल्स में कॉल करते हैं, लोगों को ये डर बैठ जाता है कि 100 लोगों को ऑक्सीजन या आईसीयू बेड की जरूरत है, जबकि हम बात एक ही इंसान की कर रहे हैं. उसमें ये भी बेवकूफी आती है कि वो आदमी एडमिट हो जाता है और आप अगले 7 दिन वही फॉरवर्ड भेजे जाते हैं और आगे और केओस या पैनिक क्रिएट होता है. At the same time, people have taken a lot of effort. There have been Instagram pages, Instagram groups, Facebook groups, which have helped people in finding medical stores. But Delhi police had mentioned this कि if you are even giving information कि XYZ medical store में एक drug available है, you never know, maybe that medical store is going for profits, maybe वो store ने hoarding किया है, maybe you are innocently, unknowingly now become a part of a very big scandal or a very big strategy that has been formed by somebody else whom you don't know. So you have to be extremely responsible while giving out information. You don't need to become a journalist. Let the journalists do their jobs. It is their job to give information. It is their job to let people know what is going around. We can just sit quietly, take care of our own family members, and follow the precautions. And also watch Raj Ki Baat, because Raj Ki Baat is doing some good job. You should definitely watch Raj Ki Baat because not a joke, but right now medicine से ज़्यादा लोगों को information की ज़रूरत है, misinformation की नहीं, right information की. और ये जो आदमी आपके सामने स्क्रीन पे बैठा है, व्हाइट बैकग्राउंड में व्हाइट शर्ट है, तो समझ में नहीं आ रहा है सिर्फ, अभी तो मुंडी घूम रही है, बट every day he's doing shows, he's taking interviews from a lot of people who have contributed to this war against COVID-19, not just doctors, but journalists and policy makers, politicians, and police, and a lot of frontline workers. So yes, Raj, you have a definite contribution when it comes to COVID-19 and creating awareness amongst people regarding COVID-19. थैंक यू सो मच. आई थिंक वैक्सीनेशन के ऊपर में हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन वक्त का जो तकाजा है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं वैक्सीनेशन पे बात करूं. आप इस प्रॉमिस से हम आपको बाय बाय कहें कि आप अगली बार वैक्सीनेशन के लिए हमें वक्त देंगे और वैक्सीनेशन के ऊपर में हम पूरी बात कर पाएंगे. Yes, definitely. We'll talk about post-COVID. We'll talk about vaccination, and we'll talk about getting back to our basics of how to avoid COVID-19. सुपर. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच समीर फॉर मेकिंग दिस सिटी ब्रीथ अगेन. And I think your complete team of KRIMS Hospital and your expertise has actually helped a lot of Nagpurians get back to their normal life. And I'm sure with the education you give us in terms for coronavirus is amazing. And I just want to thank you for coming on my show and giving your time.
thank you for inviting me, and thank you for giving me the opportunity to give out information, whatever limited information that we have as doctors. And thank you for bringing the right people to the show. And the first time I met you, you were wearing the bow, and today I am wearing the bow on Insta. And this is the first Yes. Insta interview. Hope you तो remember आज, that. आज मैं कैजुअल हो गया हूँ और आप फॉर्मल हो गए हो. Thank you so much, Sameer. Thank you. वेल आज डॉक्टर समीर अरबट ने हमसे बड़ी अच्छी बात करी. उन्होंने हमको समझाया एक एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो एक बात अपने पूरे इंटरव्यू में 2-3 बार अलग अलग तरीकों से दोहरा चुके हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑल्सो न्यूज़पेपर्स, ऑल्सो दीज चैनल्स जो आपको ये बताते हैं कि मार्स पे पानी है. मतलब ऐसे लोग आपको एडुकेट कर रहे थे जो शायद उस एडुकेशन के लिए तैयार भी नहीं थे. उनको पता भी नहीं था कि कोरोना वायरस क्या है, ऑक्सीजन की क्या किल्लत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है रेमडेसिविर, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. अनगिनत बातें ऐसी आपके कान तक पहुंच रही थी जो शायद पहुंचना जरूरी नहीं था. इसीलिए हमें शायद विश्वास करना चाहिए उन बातों पर जो प्रामाणिक तौर पर जस्टिफाइड है, प्रामाणिक तौर पर आपके सामने आती है और वो उसकी प्रामाणिकता है. ये शो करने का जो तात्पर्य था वो यही था कि आप तक थर्ड वेव आने वाली है, नहीं आने वाली है, उन्हीं सब बातों को एक क्लैरिटी स्वरूप एक ऐसा व्यक्ति बताए जो इस चीज में माहिर है. अगर आप तक ये बात सही तरीके से समझ में आई है आपको, तो आप अपने दोस्त या रिश्तेदार को ये भेजें और उन्हें समझाएं कि कोरोना अभी बाकी है. कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें. परिवार के बारे में बस इतना सोचे घर से निकलने से पहले कि परिवार शाम को आपका इंतजार करेगा, आपके साथ कोरोना का नहीं. वेयर योर मास्क, डू योर सैनिटाइजेशन, अवॉइड गोइंग इन पीपल. जरूरी है तो ही घर से निकलें, वरना घर पे रहकर दिल से कहें जय हिंद.